और शुरुआत करने जा रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी पीएम को देखकर क्यों तिलमिला गए, क्यों बेचैन हो गए, क्यों रात की नींद उड़ गई। शिव भक्त मोदी बनाम चुनावी हिंदू की मैं बात करूंगा। यह तस्वीर पूरे देश ने देखी, न सिर्फ देश ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा की गोद में डुबकी लगा रहे थे। यह शिव भक्त मोदी की तस्वीर थी, लेकिन राहुल गांधी को बहुत चुभ गई यह तस्वीर। राहुल गांधी ने सवाल किया कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों गंगा में डुबकी लगा रहे हैं तो लगा रहे हैं, लेकिन टीवी पर दिखाई क्यों दे रहे हैं। राहुल गांधी को इस पर ऐतराज है। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। मीडिया में किसी और का चेहरा नहीं आएगा, किसी और नेता का चेहरा नहीं आएगा, बस आपका चेहरा आएगा। गंगा में कोई भी स्नान कर दे वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। तो शिव भक्त मोदी से राहुल को भला चिढ़ क्यों? देश के प्रधानमंत्री गंगा में डुबकी लगाएं, इससे कांग्रेस के युवराज की नींद क्यों उड़ गई है? प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे, काल भैरव की आरती की, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया और फिर मां गंगा में डुबकी लगाई। लेकिन यह तस्वीर टीवी पर देखकर राहुल बेचैन हो गए, नींदें उड़ गईं। राहुल को लगा पीएम मोदी की एक डुबकी राहुल के बड़ा हिंदू दिखने की कोशिशों पर पानी फेर गई। मीडिया में किसी और का चेहरा नहीं आएगा, किसी और नेता का चेहरा नहीं आएगा, बस आपका चेहरा आएगा। गंगा में कोई भी स्नान कर दे वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। अब जरा राहुल ये तस्वीरें देखें। हर चुनाव से पहले जब राहुल चुनावी हिंदू बनकर मंदिरों के चक्कर लगाने शुरू करते हैं, तो ये तस्वीरें भी देश को इसी टीवी के जरिए दिखाई जाती हैं। अब ये बात और है कि राहुल का टेंपल रन चुनाव के वक्त में शुरू होता है और नतीजों के बाद खत्म। हिंदू और हिंदुत्व में विभाजन करना चाहते हैं। उनके यहाँ इटली में होते होंगे चाचा, ताऊ, बुआ, मामा का आंटी ही कहना, अंकल ही कहना। हमारे यहाँ तो सभी के शाब्दिक अर्थों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। वो कहने हिंदुत्ववादी कह रहे हैं, जो राम मंदिर बनवा रहे हैं, जो काशी में कॉरिडोर बनवा रहे हैं, जो 370 हटा रहे हैं, ये व्याख्या करके विभाजनकारी राजनीति को बंद करें राहुल जी। देश कांग्रेस की इन सब बातों को समझता है। और आइए अब राहुल गांधी को और सोच वालों को मैं दो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डुबकी से और उनके गंगा स्नान से बहुत तकलीफ है, लेकिन दो तस्वीरें देखिए जरा। राहुल कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी टीवी पर क्यों दिखते हैं। यह तस्वीर कल पूरे देश ने देखी, लेकिन राहुल को नहीं भूलना चाहिए, चुनावी हिंदू राहुल को यह तस्वीरें नहीं भूलनी चाहिए, जब वो खुद मंदिर मंदिर की दौड़ लगा रहे थे। और ये प्रियंका गांधी की तस्वीरें, जब वो खुद संगम में स्नान कर रही थी, तब भी टीवी पर ही लोगों ने देखा था। तो यह कोई पहली तस्वीर नहीं है, लेकिन फर्क यह है कौन शिव भक्त है और कौन चुनावी हिंदू है। दूसरी तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे, पूजा अर्चना की, लेकिन शिव भक्त मोदी काशी विश्वनाथ कभी भी पहुंच जाते हैं, वक्त, समय और चुनाव नहीं देखते। लेकिन राहुल गांधी की दूसरी तस्वीर देखिए जरा। 17 के चुनाव में राहुल मंदिर मंदिर जा रहे थे, और राहुल की भी तस्वीर काशी विश्वनाथ की दिखा रहा हूं मैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी विश्वनाथ की तस्वीर और राहुल की यह तस्वीर भी टीवी पर ही दुनिया ने और देश ने देखी थी, जिस टीवी पर पीएम मोदी की तस्वीर देखने से राहुल को चिढ़ है। ये दो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, काशी विश्वनाथ की तस्वीर आप राहुल गांधी की देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर देखिए जरा। तीसरी तस्वीर केदारनाथ की मैं आपको दिखा रहा हूं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम गए, दर्शन किए, इसी टीवी के जरिए पूरे देश ने तस्वीरें देखी थी। लेकिन राहुल गांधी को जिन तस्वीरों से सबसे ज्यादा बेचैनी होती है, अपनी तस्वीर भूल गए वो, जब वो खुद केदारनाथ गए थे और इसी टीवी के जरिए उनकी तस्वीर भी देश ने देखी थी। तो राहुल गांधी को चिढ़ क्यों है, खींच क्यों है, ये आपको बताएंगे। लेकिन एक बड़ी चीज ये है कि शिव भक्त मोदी शिव भक्त क्यों हैं और राहुल को चुनावी हिंदू क्यों कहते हैं, सुनिए जरा। मैं हिंदू हूं, मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं, मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। हिंदू
पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। ये हिंदुत्व की ध्वजा पताका लेकर के आजकल घूम रहे हैं। जरा ये तो बताइए कि दिल्ली में जब आपकी सरकार थी, आपकी माताजी दिल्ली की सरकार जब चलाती थी, नामदार महोदय, सुप्रीम कोर्ट में लिखित में कहा है कि भगवान राम का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा ये काल्पनिक पात्र है। अब ये मुझे पूछ रहे हैं कि मोदी को हिंदू का ज्ञान है कि नहीं है। और आइए अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर राहुल की खींच किस बात को है। राहुल आखिर इतना झुंझलाए हुए क्यों है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर? उसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी हार, उनकी नाकामी, उनकी असफलता, और उसका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। राहुल का फ्लॉप शो 2014 से जारी है। देखिए जरा 2014 का रिपोर्ट कार्ड उठाइए। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीती 282 सीटें, राहुल 44, प्रमोटेड पास भी नहीं हुए। 2019 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने जीती 303 सीटें, राहुल सिर्फ 52 सीटें कांग्रेस जीत पाई। इतना ही नहीं, राहुल गांधी अपनी अमेठी सीट खुद हार गए। सोचिए जरा, गांधी परिवार की पारंपरिक सीट हारने वाले पहले गांधी के सदस्य बन गए राहुल गांधी। 2017 का उत्तर प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड देखिए। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और 312 सीटें जीती, कांग्रेस 7। 312 और 7 में कोई तुलना ही नहीं। 2020 बिहार विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड देखिए। बीजेपी के खाते में 74 सीटें आई और कांग्रेस को मिली 19 सीटें। इसके अलावा महाराष्ट्र की स्थिति देखिए। महाराष्ट्र में 105 सीटें बीजेपी ने जीती और कांग्रेस के खाते में आई 44 सीट। बंगाल की स्थिति देखिए। बीजेपी ने 77 सीटें जीती और कांग्रेस 0। अंडा रिपोर्ट कार्ड में 0 मिला। और दिल्ली की हकीकत आपको पता है, अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़े, उसके बाद कांग्रेस को 0 मिला। राहुल ने हर तरीका अपना लिया, सॉफ्ट हिंदुत्व भी अपना कर देख लिया, लेकिन जीत अब तक हाथ नहीं आई है। रिपोर्ट कार्ड में पास नहीं लिखा है। हर बार राहुल फेल ही हुए हैं। राहुल को एक बुनियादी बात समझनी होगी कि अमेठी में राहुल तब जाते थे जब चुनाव नजदीक आता था, इसीलिए शायद हार गए। लेकिन देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में थे और कैसे एम्बियंस के साथ दिखाऊं। देखिए बच्चे से बात कर रहे हैं, औचक निकल गए इंस्पेक्शन के लिए और बच्चे से पूछ रहे हैं रात को 1 बजे की नींद नहीं आती है तुम्हें? देश के पीएम अपने संसदीय क्षेत्र में थे, रात को निकल गए लोगों से मिलने, लोगों से बात करते रहे। यह औचक निरीक्षण था पीएम का। देखिए जरा, बनारस की गलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक सांसद, खुले तौर पर घूम रहा है, अपने लोगों से बात कर रहा है, जबकि लोकसभा चुनाव अभी बहुत दूर है, कोई चुनाव जीतना नहीं है। लेकिन क्या राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में कभी ऐसे निकले थे? यही खींच है उनकी, यही गुस्सा है उनका कि आखिर पीएम मोदी इतने लोकप्रिय क्यों हैं, पीएम मोदी के लोग मुरीद क्यों हो जाते हैं, इस तरह खींचे क्यों चले आते हैं। ये हकीकत बयां करता है। तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो लोगों से किस तरह मुखातिब हो रहे हैं, लोग उनसे किस तरह बात कर रहे हैं, यही जुड़ाव है उनका और लोगों के बीच। आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं कि लोग, काशी के लोग क्या कह रहे हैं। शिव भक्त मोदी से आखिर चुनावी हिंदू क्यों चिढ़ रहे हैं, सुनिए जरा लोगों को। बनारस में वो कब आए थे डुबकी लगाने, बताएं जरा हमें। राहुल गांधी कब आए थे बनारस में डुबकी लगाने? आखिर ये ही एक प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो बनारस में कई बार आ चुके हैं। ठीक है, हम लोगों का ये भाग्य है, सौभाग्य है। आप प्रचारित करना सही नहीं है, उसके बाद को कौन मानता हो? तो पप्पू है। मोदी जी हमारे रिस्पेक्टेड आदरणीय हैं, प्रधानमंत्री है, उनके बारे में इस तरह का बात करना राहुल गांधी के लिए खतरा का निशानी है और उनका बचपना है। राहुल गांधी जो है गलत क्षेत्र में आ गया है, इसको राजनीति में आना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, ये कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए राहुल गांधी का जन्म हुआ है।
राहुल गांधी सही आया और ठीक बीजेपी को जिता रहा है, वैसे जिता रहेगा बीजेपी को। दरअसल राहुल गांधी जी को भारत के अध्यात्म, भारत की संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है। वो डुबकी की परिभाषा बता दें तो हम रोज उनके लिए डुबकी लगवा देंगे और उनकी भी लगवा देंगे। राहुल गांधी एक संस्कृत का श्लोक पढ़ के दिखाते हमको, राहुल गांधी संस्कृत का श्लोक पढ़ के दिखाते, मान जाएंगे। यद आचरति श्रेष्ठः तत्तत् इव इतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। बड़े पुरुष, समाज के श्रेष्ठ पुरुष जो करते हैं, समाज के आम लोगों के लिए वही अनुकरणीय होता है। तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के गंगा में डुबकी लगाते हुए टीवी पर दिखने से दिक्कत है। राहुल गांधी को दिक्कत इस बात से है कि प्रधानमंत्री संसद में बोलने नहीं देते। आज राहुल गांधी ने मार्च निकाला संसद के अंदर, वो जो निलंबित सांसद हैं उनके हक में यह मार्च निकाला गया और राहुल गांधी ने कहा कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता। जरा राहुल तस्वीरें देखें कि उनके सांसद संसद में करते क्या हैं, सुनिए जरा। पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन होना चाहिए, सब मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, मगर जो डिस्कशन हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दिया जाता है। सरकार के ऊपर हम सवाल उठाना चाहें, सरकार सवाल उठाने नहीं देती। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं राहुल गांधी जिन सांसदों की पैरवी कर रहे हैं और कह रहे हैं हमें बोलने नहीं दिया जाता, जरा देखिए उन सांसदों ने किया क्या है जिनके साथ राहुल गांधी खड़े हुए। संसद में क्यों जाते हैं लोगों की आवाज उठाने, लेकिन देखिए वो सांसद क्या कर रहे थे जिन्हें निलंबित किया गया। डोला सेन टीएमसी की सांसद है, निलंबित किया गया। संसद में क्या कर रही थी, गले में फंदा डालने का आरोप है इनके ऊपर, रस्सी पकड़कर नारेबाजी कर रही थी, सीट पर चढ़ने का आरोप है, 2 सांसदों को धक्का देने का इल्जाम। अगली सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कागज फाड़कर उछालने का इल्जाम है संसद के अंदर, चेयर की तरफ कागज फेंकने का आरोप है। फूलो देवी ने क्या किया, कागज फाड़कर चेयर की तरफ फेंके। राहुल ऐसे सांसदों के साथ खड़े और कह रहे हैं ये लोग आवाज उठा रहे थे, इन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। महिला मार्शल को घसीटा, छाया वर्मा कांग्रेस सांसद है, पटल की तरफ कागज फेंके इन्होंने भी, सोचिए सदन चल रहा था। महिला मार्शल से मारपीट का आरोप है। उसके अलावा अनिल देसाई शिवसेना के सांसद हैं, पटल पर रखे फोल्डर छीन लिए इन्होंने, सुरक्षा अमले का वीडियो बनाया, यह इल्जाम है। रिपुन बोरा पर आरोप है एलईडी स्टैंड पर चढ़ गए, सोचिए सांसद थे। एलमारन करीम मार्शल के साथ मारपीट का आरोप है इनके ऊपर, और सुरक्षा अधिकारी को घसीटा, न सिर्फ घसीटा, ये वो सांसद है जिन्हें निलंबित किया गया। अब जरा सोचिए, अगर सोचिए इन्हें निलंबित किया गया उसके बाद भी सरकार का कहना है अपने किए पर अगर आप शर्मिंदा हैं तो माफी मांग लीजिए, आपको वापस निलंबन आपका हो जाएगा, लेकिन उस पर भी तैयार नहीं है। सुनिए जरा। मैं अभी भी उनको निवेदन करता हूं, आप माफी मांगिए, क्योंकि आपने बहुत बड़ा गलती की है, तो मान लो कम से कम। वो भी मानने के लिए तैयार नहीं, जो कुछ में हमने किया है वही ठीक है, तो लोग देख रहे हैं सब। सोचिए इस हरकत के बाद भी माफी मांगने को तैयार नहीं, और राहुल गांधी कह रहे हैं हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। राहुल ने एक और सवाल उठाया। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आते नहीं। राहुल का कहना है प्रधानमंत्री संसद में नहीं, अपने संसदीय क्षेत्र में है। राहुल ये आरोप लगाना चाह रहे थे। जरा सुनिए राहुल गांधी को, उसके बाद आपको बताएंगे। जरा अटेंडेंस रजिस्टर निकाला है आज हमने, बताएंगे और दिखाएंगे आपको किसकी हाजिरी कितनी है। सुनिए जरा। प्रधानमंत्री जी हाउस में नहीं आते हैं, कितने दिन से नहीं आए? 13 दिन हो गए प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आते, एक दिन आते नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। राहुल कह रहे हैं कोई तरीका नहीं है संसद को चलाने का। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं जरा राहुल गांधी की अटेंडेंस कितनी है, कितनी बार रजिस्टर पे हस्ताक्षर किए राहुल ने आपके सामने। अब शुरू कर रहा हूं मैं शीत सत्र से। इस सत्र में, शीत सत्र में 8 दिन हाजिरी है राहुल गांधी की। 8 दिन हस्ताक्षर किए। मॉनसून सत्र में सिर्फ 12 दिन की अटेंडेंस है, 12 दिन दस्तखत किए हैं राहुल गांधी ने। और बजट सत्र के दौरान हाजिरी देखिए जरा, सिर्फ 13 दिन। 13 दिन की अटेंडेंस है, 13 दिन हस्ताक्षर किए राहुल गांधी ने। बता रहा है कि राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं तो पहले एक बार खुद अपना अटेंडेंस रजिस्टर भी देख लें। आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाठशाला की। प्रधानमंत्री वाराणसी में थे और वाराणसी में जितने भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं
उन सबको बुला लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सबकी क्लास हुई, सबकी पाठशाला हुई है। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, बिप्लब देब, धामी, खुद बीजेपी अध्यक्ष मौजूद थे। तो सारे राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम इस पाठशाला में थे। आइए आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर मोदी जी की क्लास में हुआ क्या और कैसे 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। सोचिए जरा, अभी 22 नहीं आया है, पीएम मोदी ने 24 की तैयारी शुरू कर दी है। यह हुआ पीएम की पाठशाला में। देखिए जरा, 12 मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पाठशाला में शामिल हुए। सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री थे। बैठक में 7 उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। यूपी चुनाव को लेकर बाकायदा रणनीति बनी। 5 राज्यों के चुनावों को लेकर भी आगे का प्लान तैयार हुआ। लेकिन बड़ी चीज ये 22 आया नहीं है, 2024 लोकसभा चुनाव पर भी प्रधानमंत्री ने मंथन शुरू कर दिया है। राज्यों में बीजेपी को मजबूत करने की तैयारी है। राज्य में मजबूत होंगे तो 2024 में भी मजबूती से जीत सकेंगे। पीएम की यह तैयारी है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा भी इस बैठक में शामिल हुए। संगठन के साथ काम करने पर बाकायदा फोकस किया गया। केंद्र की योजना की जानकारी भी प्रधानमंत्री ने ली और मुख्यमंत्रियों ने विकास कार्यों की जानकारी दी। बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया मुख्यमंत्रियों ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री की क्लास में जो मुख्यमंत्री शामिल हुए, उन्हें सुनिए जरा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केदारपुरी से जो इन धामों के पुनर्निर्माण की जो यात्रा शुरू हुई है, वो यात्रा चल रही है और यहाँ पर भी अद्भुत दिखाई देता है। काशी विश्वनाथ में आने के बाद हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। बाबा के पास बुलावा आता है तो आशीर्वाद है। और उसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र है, तो एक तरह ये तो पुण्य भूमि है हमारे लिए, जो देश को इतने महान प्रधानमंत्री दिया है इस भूमि ने। हमारे लिए बहुत ही एक ऐतिहासिक बात है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ वाराणसी आया हूँ और यहाँ काशी विश्वनाथ धाम में कल जाने का मौका मिला है। और इट्स अमेजिंग, क्योंकि ये जो धाम है करीबन 200 साल से भी ज़्यादा हो गया है। इसमें रिपेयर मेंटेनेंस या उसका आउटलुक को चेंज नहीं हुआ, बट अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर और यहाँ के सीएम योगी साहब के इनिशिएटिव से तो बहुत अच्छा यहाँ पे धाम अभी रिनोवेट होके आया है। और आइए आगे बढ़ते हैं और बात करने जा रहे हैं हम आज की एक ऐसी बड़ी खबर जो देश नहीं पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर है। जानी दुश्मन, जी हां, जानी दुश्मन कैसे दोस्त बन गए। एक तरफ है, ये देख रहे हैं आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट पहुंचे हैं यूएई, दुबई एयरपोर्ट पर उतरे। सोचिए जरा, एक यहूदी मुल्क इजराइल, मुस्लिम देश यूएई पहुंचा है, संयुक्त अरब अमीरात। ये 2 जानी दुश्मन कैसे दोस्त बन गए, ये आपको बताएंगे। और ये क्यों पहली बड़ी खबर इस लिहाज से है, आखिर क्यों दोनों की मुलाकात आज सुर्खियों में है, उसकी वजह जानिए जरा। देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं कि ये मुलाकात आखिर बड़ी क्यों है। पहली बार इजराइल के पीएम यूएई गए हैं, यानी आज तक के इतिहास में कोई इजरायली प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात नहीं गया। दुबई पहुंचकर नफ्ताली बेनेट ने इतिहास रच दिया है। 73 साल में इजरायली पीएम का यह पहला दौरा है। यूएई जाने वाले इजराइल के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं नफ्ताली बेनेट। और क्राउन प्रिंस शेख बिन जायद से मुलाकात की है उन्होंने। यूएई के विदेश मंत्री ने उन्हें बाकायदा एयरपोर्ट पर रिसीव किया है और इजरायली पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। हम पड़ोसी नहीं हैं, भाई हैं, यह कहना है इजराइल के प्रधानमंत्री का। इजराइल के अरब देशों से रिश्ते बदल रहे हैं और रिश्ते बेशक बदल रहे हैं, लेकिन बहुत से अरब देश हैं जो टेंशन में हैं। देखिए जरा, सुनिए क्या कहा इजराइल के पीएम ने और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के प्रिंस ने। सुनिए जरा। अरब देशों में हलचल बढ़ाने वाली मुलाकात। 73 साल बाद अरब के दौरे पर इजराइल के प्रधानमंत्री। इजराइल संयुक्त अरब अमीरात दोस्ती से किन देशों की बढ़ी टेंशन। ट्रंप की मेहनत अब रंग लाने लगी है। संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के रिश्तों की ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की फ्लाइट जैसे ही दुबई पहुंची, इजरायली पीएम ने इतिहास रच दिया।
दुबई एयरपोर्ट पर यूएई के विदेश मंत्री खुद इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट को रिसीव करने पहुंचे। ये तस्वीरें जहां अरब देशों के बीच नए रिश्तों की शुरुआत है, तो वहीं ये तस्वीर कई मुस्लिम देशों की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। In just 1 year since normalizing our relationship, we've already seen the extraordinary potential of the Israel-UAE partnership, and this is just the beginning. 73 साल की दुश्मनी दोस्ती में बदली। यहूदी मुल्क इजराइल और मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात के बीच कई बड़ी डील हुई। दोनों देशों ने रिश्ते और बेहतर होने की उम्मीद जताई। I'm finishing a good visit here in the United Arab Emirates. I want to thank His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed for very warm hospitality throughout this visit. Throughout the day we had meaningful, in-depth and straightforward talks about our two nations, about the region, and about our economy and technology and what we can do together. भले ही यहूदी मुल्क इजराइल और मुस्लिम देश यूएई की यारी की वजह शिया मुल्क ईरान से इजराइल की अदावत को माना जा रहा है, लेकिन इसी बहाने इजराइल और यूएई के रिश्ते मजबूत होने से कई देशों की टेंशन बढ़ गई है। और आइए आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे जानी दुश्मन दोस्त बन गए हैं। न सिर्फ दोस्त बने हैं बल्कि दोनों मुल्कों के बीच बड़ी डील, बड़े समझौते हुए हैं, जिससे दुनिया के समीकरण बदलने वाले हैं। देखिए कैसे। पहली चीज यह है कि बेनेट के दौरे से दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। मुलाकात के बाद डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई, साइबर सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के दरमियान समझौते हुए और दोनों देशों में करोड़ों डॉलर्स के व्यापार की डील हुई है। आपको बड़ी बात बताने जा रहा हूं। 1948 में सोचिए, 1948 में इजराइल को आजादी मिली थी, 1948 में। 2020 में यूएई ने इजराइल को मान्यता दी, इससे पहले मान्यता नहीं थी। और यूएई से पहले बहरीन, सूडान ने कूटनीतिक संबंध बनाए हैं। इजराइल के साथ मोरक्को के संबंध बहाल हुए हैं। जॉर्डन और कतर पहले ही मान्यता दे चुके हैं। और यही वजह है कि 73 साल बाद कोई प्रधानमंत्री इजराइल का संयुक्त अरब अमीरात आ सका है। लेकिन क्यों? उसके पीछे बड़ी वजह, जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बड़ी वजह यह है। बड़ी वजह यह है कि दरअसल इजराइल और ईरान के रिश्ते खराब हो रहे हैं। इजराइल है यहूदी मुल्क और ईरान है शिया मुल्क। शिया मुल्क के यहूदी मुल्क से रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो अरब देश को अब इजराइल भी अच्छा लगने लगा है। इजराइल के साथ भी रिश्ते बहाल शुरू हो गए। आइए आपको बताने जा रहा हूं अरब देशों से किस तरह के इजराइल के रिश्ते हैं। पहले आपको यह बताता हूं, देखिए जरा, बहुत खराब रिश्ते रहे हैं इजराइल के साथ। एक आंख पसंद नहीं करते रहे ये अरब देश। लेकिन देखिए जरा, मैं आपको बताने जा रहा हूं फिलहाल स्थिति क्या है। आपके सामने देखिए, इजराइल फिलिस्तीन के रिश्ते खराब हैं और बेहद खराब हैं। अधिकतर मुस्लिम देश फिलिस्तीन के साथ हैं और इजराइल के खिलाफ इसलिए खड़े हैं। ईरान की बात करिए, ईरान फिलिस्तीन के मुद्दे पर बेहद सक्रिय है और ईरान और इजराइल के रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं। ईरान ने हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया है। ईरान ने इजराइल को मान्यता आज तक नहीं दी है। इजराइल के साथ अरब देशों के संबंधों को पाप कहा था। आपको बताऊं, ईरान ने सुप्रीम कमांडर खमनेई ने इजराइल को टेररिस्ट बताया था। 1967 में इजराइल और अरब देशों की जंग हुई। 6 दिनों तक मिस्र, सीरिया, जॉर्डन में भीषण जंग चलती रही। जंग की वजह से मध्य पूर्व का नक्शा बदल दिया गया और यह हकीकत है कि कैसे इन मुल्कों में अब तक दुश्मनी रही है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे समीकरण बदल गए, हालात बदल गए हैं। अब इजराइल को कौन कौन दोनों हाथ खोलकर गले लगाने को तैयार हो गया है। देखिए जरा, कौन कौन से वो मुल्क हैं। पिछले साल से दोनों देशों के संबंध बेहतर हुए हैं। इजराइल और अरब दोस्ती के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। बहरीन ने पिछले साल ही शांति समझौता किया है। मिस्र ने भी इजराइल के साथ समझौता कर लिया है। इजराइल के साथ राजनयिक रिश्ते बना लिए हैं। ट्रंप की मध्यस्थता से रिश्ते सामान्य हो गए हैं और 2020 में मोरक्को इजराइल में ऐतिहासिक करार भी हुआ है। तो ये रिश्तों में बदलाव की तस्वीर हमने आपको दिखाई। करते हैं उस आदमखोर की, उसने न जाने दुनिया में कितनी जानें ले ली, अब रूप बदलकर फिर से सामने आ गया है। डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है ओमाइक्रॉन। जी हां,
ओमाइक्रॉन से दुनिया में दहशत है। पहली मौत ओमाइक्रॉन से ब्रिटेन में हो चुकी है और बताया जा रहा है कि यह डेल्टा जो दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। देखिए जरा, 63 देशों में ओमाइक्रॉन फैल चुका है अब तक, 63 देशों में। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी है, डेल्टा को जल्द पछाड़ सकता है, दुनिया का मुख्य वेरिएंट बन जाएगा। जितनी तेजी से फैल रहा है, डेल्टा जितना ही खतरनाक है, आप इसे हल्के में नहीं ले सकते। डेल्टा से कई गुना तेज रफ्तार है इसकी, और जिन लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा है उन्हें बेशक खतरा कम हो, लेकिन कम इम्यूनिटी वालों को गंभीर बीमारी का खतरा है। जो हाई इम्यूनिटी वाले इलाकों में भी ये फैल गया है। बड़ी चीज ये है, बच्चों पर क्या असर होगा इसकी अब तक तस्वीर साफ नहीं है। 2020 में दिसंबर में डेल्टा वायरस का वेरिएंट का पता चला था और कुछ ही महीनों में आपने देखा लाखों लोगों की मौत हो गई थी। अचानक ओमाइक्रॉन का विस्फोट भी उसी तरह हो सकता है। शुरू में आपको याद है इक्का दुक्का केस सामने आए थे, उसके बाद जो हुआ वो अब सभी के दिलों और जहन में एक खराब वक्त की तरह कैद है। ब्रिटेन में ओमाइक्रॉन से पहली मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में 75,000 मौतों की आशंका जताई जा चुकी है। यह है दुनिया में ओमाइक्रॉन की स्थिति। लेकिन आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं देश में, हिंदुस्तान में ओमाइक्रॉन कहां तक पैर पसार चुका है। बताऊं आपको, देश में ओमाइक्रॉन के 57 केस सामने आ चुके हैं। 57 2 दिन में डबल हो रहे केस। आपको बताऊं कि डेल्टा 4 से 5 दिन में डबल हो रहा था, यह सिर्फ 2 दिन में डबल हो रहा है। महाराष्ट्र में अब तक 28 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र ने भी सबसे ज्यादा त्रासदी देखी है डेल्टा के वक्त में। 8 नए मामले अब तक सामने आ गए हैं। राजस्थान में 9 मामले सामने आए हैं, 4 नए केस राजस्थान में सामने आ गए। दिल्ली में 6 केस सामने आए हैं और आज दिल्ली में 4 केस सामने आ गए। गुजरात में भी 4 मामले ओमाइक्रॉन के सामने आ चुके हैं। कर्नाटक में 3 मामले सामने आए हैं। ये पूरे देश की स्थिति है। ओमाइक्रॉन को हल्के में नहीं लेना है। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।